Hello student, I'm here, Ms. Arpita Pratik Singh, back with my topic from atoms and molecules. In my previous class, I have taken writing chemical formula with molecule topic. Writing chemical formula is little typical one because it includes valency, like what is valency, then how it is coming, and all those things. So I'm repeating that topic again in a detailed form. Now coming to writing a chemical formula. So that time also I taught you that chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. Composition वो किस चीज़ से बना है. Over here we are using term composition, not constituents or any other term configuration. Composition means it should be composition only. Now chemical formulae जो होते हैं कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को उनको इजीली लिखा जा सकता है, इसीलिए उसको यूज़ करा जाता है. लाइक वर्ल्ड वाइड दोज केमिकल फार्मूला और द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल रिमेन्स कांस्टेंट. तो साइंटिस्ट के लिए स्टडी करना ईजी हो जाता है, प्लस उसको मेडिसिन में यूज़ करना, सैनिटाइजर्स में यूज़ करना बिकम्स वेरी ईजी. नाउ वी नीड टू लर्न द सिम्बॉल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें आगे. तो किसी भी एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को समझना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है वैलेंसी का पता करना. बिकॉज वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग पावर, ताकत या कैपेसिटी, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की, वो कितनी हद तक या कितनी क्षमता से कंबाइन करता है एक एलिमेंट, वो उसकी वैलेंसी होती है. ये हमेशा वैलेंसी जो रहती है वो हमें एक बताती है कि एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं जो कंबाइन होंगे दूसरे एलिमेंट के एटम्स से ताकि एक केमिकल कंपाउंड को बना सके. ना जो वैलेंसी होती है कि एलिमेंट के एटम की, वो हमेशा हम उसको अपने हाथ आर्म्स के जैसे समझ सकते हैं, हैंड्स या आर्म्स समझ सकते हैं. उसी तरह से एटम के भी वो हैंड्स एंड आर्म्स हो सकते हैं. Now, depending upon the valencies of the elements can be classified into monovalent, cation, anion. Cations and anions I have already told you. Cation positively charged particles, anions negatively charged particles or ions. Now, monovalent cation means which are having valency 1. Sodium, potassium, hydrogen. Now, valency कैसे find out करते हैं that I'll let you know. But अभी you need to know the types of valencies which are we using. Then monovalent anion, that is -1. Now +1 no need to show plus, but for minus we need to show minus. So chlorine and bromine or bromide ions are there which are having valencies -1, and -1 we are not writing with the symbol, we are just showing minus, then itself shows that it is 1. Then divalent, di means 2, जिनकी valency 2 होती है. जो cation होते हैं और एनायंस होते हैं. मैग्नीशियम एंड फेरस, मैग्नीशियम आयन एंड फेरस आयंस आर देयर, 2+ लिखते हैं उनको. देन ऑक्साइड आयंस एंड सल्फाइड आयंस आर देयर जिनको 2- लिखते हैं. सिमिलरली वी हैव ट्राइवेलेंट कैटायंस एंड ट्राइवेलेंट एनायन. ट्राइवेलेंट मीन्स 3, एल्यूमिनियम आयन एंड फेरिक आयन. Then we have nitride ion and we have phosphate ion, nitrate, nitrite and nitride. IDE, ATE, ये सब अलग अलग होता है. तो नाइट्राइड आयन N-3 होता है, फॉस्फेट आयन PO4 -3- आयन होता है. अब बात आती है कि बैलेंस कैसे करते हैं कंपाउंड की वैलेंसीज को. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. हमारे पास जो एटम होता है उस एटम के सबसे सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस के बाहर होते हैं हमारे एनर्जी शेल्स. ये जो एनर्जी शेल्स रहते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. दीज रेड कलर आर दी इलेक्ट्रॉन्स. ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं KLMN फॉर्म में. जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल रहता है जो मस्टर्ड कलर का है, दैट इज K, ग्रीन कलर इज L, ब्लू कलर इज M, KLM एंड N एंड सो ऑन. न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल रहेगा वो 2 एटम से ज़्यादा एटम्स को अपने अंदर नहीं आने देता. यू कैन सी 1 and 2 एटम्स आते हैं. और न्यूक्लियस के बाद वाले जो शेल होते हैं वो 2, 8, 8, 18 के फॉर्म में होते हैं. न्यूक्लियस के पास वाला 2 एटम्स, इसलिए उसको डाइवेलेंट कहा जाता है, और उसके बाद वाले 8 से ज़्यादा को एकोमोडेट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, लाइक लिथियम, तो उसका हम कैसे लिखेंगे KLMN शेल के अकॉर्डिंग
2,1, बट हमें पता है कि के शेल के अंदर 2 से ज़्यादा नहीं आता, इसलिए हम 2 अंदर रखेंगे और बाकी का एक बाहर कर देंगे। अब जितने भी शेल्स होंगे और जो लास्ट वाला शेल रहेगा, उस लास्ट वाले शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लाइक ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। इन फर्स्ट वन यू कैन सी एक न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके बाहर उसका ऑर्बिट है, Q&M शेल है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा, गेन होगा, तो वो उसका ऑर्बिट बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। वहीं उसमें से माइनस होगा तो वो कम हो जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग एग्जाम्पल ओवर हियर वी आर सीइंग ऑफ NaCl कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। यू कैन हैव अ लुक कि जब हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड में से जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जब देगा तो वो बाइंड होगा, बिकॉज Na जो रहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है 11 के अकॉर्डिंग 281, और क्लोरीन जो होता है 287 होता है। तो 7 को हमें बैलेंस करना होता है 8 में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, इसको कहा जाता है ऑक्टेट, और 2 होता है ड्यूप्लेट। तो ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट शुड बी कंप्लीट ऑफ एन पर्टिकुलर एटम, नहीं तो वो बैलेंस नहीं होता, और जब तक बैलेंस नहीं होता तो वो एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास 2 8 बचेंगे। क्लोरीन के पास जो लास्ट वाले में 7 होता है वो एक और गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 हो जाता है, 288 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो अपनी कंबाइन को शो करते हैं। Now we can take the best example from our NCERT book in which we are saying like humans have 2 arms and octopus has 8 arms. तो हमें एक ऑक्टोपस ले रहे हैं जिसके 8 आर्म्स हैं, तो आप क्या जज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि वो कितने ह्यूमंस को दोनों आर्म से पकड़ सकती है। लाइक हमारे दोनों हाथों को आर्म पकड़ने के लिए टोटल कितने लोगों को पकड़ सकती है ऑक्टोपस? 8 आर्म है, एक इंसान के पास 2 आर्म होते हैं, तो 1 2 3 टोटल 4 लोगों को या टोटल 4 ह्यूमंस को वो पकड़ सकता है। इफ़ वी टेक ऑक्टोपस एज O एंड वी टेक ह्यूमंस एज H, तो ऑक्टोपस सिंगल है और कितने ह्यूमंस को पकड़ा है? 4। तो ऑक्टोपस की जो वैलेंसी है वो कितनी रहेगी? 1। और ह्यूमंस जो रहेंगे इंडिकेट कर रहेगा कि कितने हेल्ड हुए हैं, तो वो कितना हो जाएंगे? 4। तो ये जो रहता है ये सबस्क्रिप्ट में लिखवाता है। ये रहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबस्क्रिप्ट यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर जो लिखाएगा वो रहेगा नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, now this is from chapter number 4. I already told you in my last video also that you have table 4.1, that is composition of atoms of the first 18 elements with electronic distribution in various shells. Now every year we are asking students to learn from here only, so you don't think that I am letting you know any page number and I am not making you write these things, because it is already there in the book, so we are not making students take more trouble. Here are the elements, their symbols, their atomic number, number of proton and neutron that is present in the nucleus, and number of electron that is present in the atomic shell or the orbital. Now distribution that I told you, KLMN, so depending upon the atomic number the distribution in the shell is done of the electrons. एंड जो लास्ट में सबसे बचता है इलेक्ट्रॉन, हर शेल के लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी डिसाइड होती है। 0 to 4 वैलेंसी बढ़ती है, देन 4 के बाद वो डिक्रीज होकर 0 पे आती है, देन अगेन 0 1 2 3 4, देन अगेन 3 2 1 0 होता है ना। इसके अंदर आपको याद कैसे रखना है, तो जिसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4 तक है ठीक उतनी रहेगी। 5 है तो 5 के अंदर क्या रहेगा कि 5 में कितने आप और ऐड करेंगे उस चीज़ की वजह से दैट विल बिकम 8, अकॉर्डिंगली डन। 6 में कितने ऐड करेंगे? 2, तो उतना। 7 में कितना ऐड करेंगे? 1, तो हो जाएगा। 8 में आपको कुछ ऐड नहीं करना इसलिए 0 रहती है। देन 1 किसकी है? 1 से 4 तक आई टोल्ड यू रिमेन सेम। वन एक्सेप्शनल केस इज देयर फॉर फॉस्फोरस, जिसके अंदर हम वैलेंसी कभी 3 या कभी 5 लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसको कहाँ से डिराइव करा गया है।
नाउ योर क्वेश्चन माइट बी कि हमें कैसे पता होगा कि कब 3 लेना है, कब 5 लेना है? तो बीइंग अ क्लास 9 स्टूडेंट, वी डू लेट यू नो द वैलेंसी। एक ब्रैकेट के अंदर आपको लिख के दी जाती है अगर फॉस्फोरस के बारे में पूछते हैं तो। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, सिंपल elements and molecular compound. Now there are some steps to be followed while constructing the chemical formula of a compound. First is while writing the chemical formula for a compound, जो constituent element रहते हैं उनके valencies को हमेशा respective element के साथ में लिखा जाता है। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वैलेंसी की उसको शो करा जाता है एटम्स के एक्सचेंज के थ्रू। नाउ देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू बी फॉलोड to represent the chemical formula of a compound. The valency or charge on the ion must be balanced. जो भी वैलेंसी है या आयन है, क्योंकि जो वैलेंसी होगी 1 वैलेंसी तो उसका चार्ज भी 1 होगा, -1 है तो माइनस हो जाएगा, लाइक दैट वैलेंसी डिसाइड करती है चार्जेस को। तो वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस वे में होना चाहिए? जब दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। तो जब दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट NaCl, कि Na एक इलेक्ट्रॉन देख के पॉजिटिव चार्ज ले सकता है और Cl एक लेके नेगेटिव चार्ज लेता है, तो वो चीज़ जब दोनों एक दूसरे को देंगे तो वो क्या बैलेंस हो जाएंगे। जो कंपाउंड मेटल या नॉन मेटल के बने होते हैं तो उनका सिंबल पहले लिखाता है। देन जो कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस रहते हैं तो आयंस को एनक्लोज करा जाता है ब्रैकेट में और इंडिकेट करता है उसको रेशियो के थ्रू। एग्जाम्पल फ्रॉम माई प्रीवियस स्लाइड, एलिमेंट या आयन, सिंबल, चार्ज और उसका फॉर्मूला। एलिमेंट क्या है? मैग्नीशियम सल्फाइड, सिंबल Mgs, चार्जेस Mg पे 2+ है, सल्फाइड पे 2- है। क्रॉस करेंगे तो Mg 2- और सल्फर 2+ हो जाएगा, तो उसको न्यूट्रल वे में लिख दिया जाता है। एलिमेंट्स कॉपर एंड हाइड्रोक्साइड, सिंबल CuOH, चार्ज 2+ 1-, फॉर्मूला CuOH2। नाउ व्हाई इट इज़? बिकॉज वो सिर्फ 2 जो है वो OH के लिए, अगर हम बिना ब्रैकेट के लिखते तो इट शोज़ कि Cu के लिए भी है वो और OH के लिए भी, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिख के शो करते हैं। ये जो यहाँ पे लास्ट थर्ड वाले पॉइंट में बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम का Al, ब्रोमीन का Br, चार्ज 3+ 1- AlBr3। नाउ AlBr3 में Br के लिए 3 है और इसके लिए 1 है। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दोनों का 1-1 रहती है वैलेंसी तो उनका फॉर्मूला HCl बन जाता है। देन फॉर कैल्शियम ऑक्साइड 2+ 2- होता है चार्ज, तो दैट विल बी CaO हो जाता है न्यूट्रल होके। दैट यहाँ एरर है, Al2O3 लिखा है, डू नॉट पे अटेंशन टू दैट फॉर्मूला। CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और वहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, AlO रहता है तो एल्यूमिनियम 3 रहता है, ऑक्सीजन 2 रहता है, तो Al2O3 हो जाता है। Here my topic gets covered. If you face any doubt, kindly write in the comment. I'll be waiting for your comments and I will explain you the topics again and again. Little error was there in this aluminum oxide where calcium oxide was written. Rest, I think all the things are clear to you. Our next topic is mole concept, which will continue after our PT1 examination. Till then, take care, study the chapter, revise the chapter. I'll be uploading the question answers also. Go through the textbook, follow your NCERT for MCQs and for whatever type of questions are coming. Just follow your NCERT, that will be more than sufficient. Till the exam, take care. All the best for your exam. Thank you.